नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम वायुमंडल के संगठन के बारे में समझेंगे। वायुमंडल का संगठन किन किन चीजों से मिलकर होता है। वायुमंडल का संगठन, तो जो वायुमंडल है वो मुख्य रूप से उसमें गैसें, धूल के कण, धुआं, राख और ये सब चीजें जो हैं उसमें सम्मिलित होती हैं। तो इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम वायुमंडल में गैसों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितनी? 78%। तो सबसे ज्यादा जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन गैस। फिर नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होती है ये गैस। और वातावरण की जो नाइट्रोजन को एक जीवाणु मतलब जो बैक्टीरिया मृदा में स्थिरीकरण कर देता है। नाइट्रोजन वैसे तो वायुमंडल में है, लेकिन मृदा जो होती है, मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और आप देखेंगे कि जो दलहनी फसलें होती हैं, जो दालें वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में आपको एक बैक्टीरिया कहें तो वो देखने को मिलेगा। वो होता है राइजोबियम, जो कि मुख्य रूप से दलहनी फसलों की जड़ों में ही पाया जाता है। और आग को नियंत्रित करने में भी नाइट्रोजन गैस का मुख्य योगदान होता है। और ये गैस जो है रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। और अब हम समझते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में, फसलों की जड़ों में मृदा में स्थिरीकरण, मृदा में स्थिरीकरण हो जाता है। और कौन सी? दलहनी फसलों की जड़ों में, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। तो ये हमें ऐसे वायुमंडल में देखने को मिलता है। फिर दूसरे नंबर पे है आग को नियंत्रित करने में, आग को नियंत्रित करने में। यदि आप देखेंगे किसी भी स्थान पे, जैसे अचानक कोई आग लग जाए, तो फिर वो जिस तरीके से जैसे बुझाई जाती है, मतलब एक प्रकार से कहें तो जो नाइट्रोजन गैस है उसके द्वारा आग को नियंत्रित किया जाता है, आग को बुझाया जा सकता है। ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो रंग या फिर गंध है जो इसकी कैसी होती है। तो ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता और गंधहीन भी होती है, मतलब इसका कोई स्वाद वगैरह नहीं होता है। तो कैसी होती है? रंगहीन और गंधहीन। इसके डिटेल में बस इतना ही। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं कौन सी गैस का? वायुमंडल का संगठन मुख्य रूप से फिर दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, O2। तो ऑक्सीजन गैस का क्या योगदान है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या योगदान है हमारे वायुमंडल में? सबसे पहले तो इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा हम मतलब जीवित रहते हैं। तो जो मानव जो समुदाय है वो ऑक्सीजन गैस के द्वारा ही जीवन उसका संभव होता है। ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो इसे जीवनदायिनी गैस कहा गया है ऑक्सीजन गैस को। और आग जलाने के लिए आवश्यक, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आग आप नहीं जला सकते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन। तो सबसे पहले ये कैसी गैस है? जीवनदायिनी। मतलब मानव जो समुदाय है वो इसी के द्वारा जीवित है, क्योंकि ये जो गैस है इसे हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे हम बाहर छोड़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने आपको क्या बताया? आग जलाने के लिए आवश्यक,
यदि ऑक्सीजन गैस आपको उपस्थित नहीं है किसी स्थान पे तो आप आग नहीं जला सकते। क्या? आग जलाने के लिए आवश्यक। 1 मिनट। तो आग जलाने के लिए भी ये गैस मुख्य रूप से आवश्यक है। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नहीं हो सकती। और सबसे भारी गैस भी इसे कहा गया है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे सबसे भारी गैस की जो है श्रेणी में रखा गया है। और आप देखेंगे कि धरातल से जब हम वायुमंडल में ऊपरी हिस्से तक जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपरी हिस्से तक जाएंगे तो वैसे वैसे लगभग मतलब लगभग 20 किलोमीटर तक धरातल से ऊपर 20 किलोमीटर तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये बहुत भारी गैस है जो कि धरातल के समीप अधिक हमें देखने को मिलती है। कैसी है ये गैस? भारी। कितने? 20 किलोमीटर तक लगभग पाई जाती है। कहाँ? नीचे से लेके ऊपर मतलब वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर। फिर इसके बारे में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक। ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओजोन गैस की। ओजोन गैस आप देखेंगे कि मुख्य रूप से ओजोन गैस वायुमंडल में तो है, लेकिन आप देखेंगे कि जब वायुमंडल का जो एक संरचना है, स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे तो नीचे से सबसे पहले क्षोभमंडल है, फिर उसके बाद एक एक लेयर है, एक एक परतें हैं वायुमंडल की। तो उन्हीं में जो है एक परत है ओजोन परत। जो ओजोन परत है वो मुख्य रूप से वो पूरी ओजोन गैस ही है। तो वायुमंडल में एक जो चौथे नंबर पे है वो कौन सी गैस है? ओजोन। जो कि आप देखेंगे कि समताप मंडल में हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जल वाष्प की। तो वायुमंडल में हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि वायुमंडल में गैसें हैं, जल वाष्प है, धूल के कण हैं, ये सभी जो हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो जो जल वाष्प है वो भी वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में लगभग 2 किलोमीटर तक आप देखेंगे ये जैसे ये धरातल है तो धरातल से ऊपर की ओर लगभग 2 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा? जलवाष्प आपको देखने को मिलेगी। तो क्या? सेकंड नंबर पे जलवाष्प। थोड़ा सा आप समझ लें कि जलवाष्प होती क्या है। जलवाष्प क्या होती है? जैसे जैसे तापमान में अधिकता होती है या फिर किसी स्थान पे तापमान अधिक होता है, सूर्य की जो है गर्मी अधिक हमें देखने को मिलती है, तो उस स्थान पे जो तालाब, नदी, कुआं और यदि बात करें तो महासागरों की भी बात करें तो इनका जो जल है वो जब सूर्य की जो तपन उस पे लगती है या जो सूर्य की ऊष्मा होती है तो उसके कारण वही जल जब भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवाष्प की संज्ञा देते हैं। तो वायुमंडल में वायुमंडल में लगभग 2 किलोमीटर तक क्या आपको देखने को मिलेगा? जलवाष्प आपको देखने को मिलेगी। फिर सबसे ज्यादा परिवर्तनशील यही है। क्यों? क्योंकि किसी स्थान पे गर्मी अधिक है, किसी स्थान पे गर्मी कम है। किसी स्थान पे जिस स्थान पे गर्मी अधिक होगी तो वहां तो जलवाष्प स्वतः ही अधिक होगी, और जिस स्थान पे गर्मी कम होगी वहां पे आपको जलवाष्प भी कम देखने को मिलेगी। मतलब ये प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है, और वायुमंडल में जितने भी क्षेत्र हैं आपको प्रत्येक क्षेत्र में जलवाष्प की जो मात्रा है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद क्या है? 2 किलोमीटर तक
कैसा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर समझते हैं मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, जब आप वायुमंडल में नीचे से लेके ऊपर तक देखेंगे या जाएंगे तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर, और 2 किलोमीटर तक जलवाष्प में देखने को मिलती है। और ये कैसी होती है? परिवर्तनशील। कैसी होती है ये? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब वही है कि ये एक स्थायी नहीं है, मतलब इसका जो है वो परिवर्तन होता रहता है। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं किनकी? धूलकण की। धूलकण की बात करें तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में धूलकण जो है, वो धूलकण क्या होते हैं? तो आप देखेंगे कि जो नमक होता है, नमक के जो कण होते हैं, उनको भी मिलाया जा सकता है इनमें। और आप देखेंगे कि जो राख होता है, राख में जो कण होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। पराग, नमक, धूल, धुआं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। तो धूल कण भी जो है वायुमंडल का संगठन करते हैं, मतलब वायुमंडल में ये पाए जाते हैं। अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं, तो आप इसे एक छोटे से मैप के जरिए समझें। क्या? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसे होती है? वायुमंडल की संरचना, अब सबसे पहले ये देखें, ये हमारी पृथ्वी है, या इसे कहें धरातल। ओके। फिर धरातल के बाद हम धीरे धीरे एक एक लेयर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल, जो कि मतलब जिसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो धरातल से लेके 18 किलोमीटर तक। कितनी? 18। 18 किलोमीटर कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। ओके। फिर क्षोभमंडल में क्या क्या होता है? देखो, तापमान गिरता है सबसे पहले, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और भारी गैसें जो हैं वो इसी मंडल में हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्षोभमंडल में तापमान में कमी देखने को मिलेगी, आपको तापमान गिरेगा। और दूसरे नंबर पे मौसमी घटनाएं घटित होंगी, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी क्षोभमंडल में घटित होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? भारी गैसें। जितनी भी भारी गैसें जो हैं वो सारी की सारी हमें क्षोभमंडल में ही देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे ज्यादा भारी गैस कौन सी है? CO2। तो इसमें क्या क्या है? तापमान गिरना, भारी गैसें, तापमान का गिरना, भारी गैसें, और मौसमी घटनाएं। ओके। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ओजोन परत की, या फिर कहें समताप मंडल। जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ही हमें ओजोन परत देखने को मिलती है। तो समताप मंडल कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर तक। कहाँ से? 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। और आप यहाँ पे देखेंगे 15 से 35 किलोमीटर तक, मतलब 15 से 35 किलोमीटर तक आपको कौन सी परत देखने को मिलेगी? ओजोन परत। ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी कहाँ से? 15 से लेके 35 किलोमीटर तक। और 50 किलोमीटर तक आपको, 18 से 50 किलोमीटर तक कौन सा मतलब कौन सा मंडल देखने को मिलेगा? समताप मंडल। ओके। तो जो ओजोन परत है उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में समझते हैं। तो जो ओजोन परत है वो जब जैसे जैसे ही सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, तो सूर्य से जो परावैंगनी किरणें निकलती हैं उनको ओजोन परत सोख लेती है। तो वो जो परावैंगनी किरणें हैं वो हमारे धरातल तक नहीं आ सकती, और जब वो नहीं आएंगी तो फिर हमें मानव समुदाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जैसे जैसे
ओजोन परत का छीड़ होगा, उसका क्षय होगा, तो उस स्थान से जो है वो सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं वो आएंगी, और जब वो आएंगी तो वो धरातल पे मतलब मानव जो समुदाय है, जीव जंतु हैं जो, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। क्या नुकसान होगा उनसे? उनका मतलब कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां इसके कारण हमें देखने को मिलती हैं। तो ओजोन परत के बारे में यही है। ओजोन परत का क्या है? ओजोन परत एक तो 15 से 35 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद जो ओजोन परत है इसका मुख्य रूप से क्या काम है? परावैंगनी किरणों को रोकना। तो ओजोन परत का ये काम है। फिर समताप मंडल के बारे में बात करते हैं। तो समताप मंडल आप देखेंगे कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमें इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और आप देखेंगे कि जितने भी वायुयान, हवाई जहाज आपको देखने को मिलेंगे वो इसी मतलब इसी लेयर में चलते हैं, समताप मंडल के अंतर्गत चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, और दूसरा नंबर पे आप देखेंगे कि मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि जो तापमान है यहाँ पे तापमान समान होता है। इसी कारण तो इसका नाम जो है समताप मंडल है। तो तापमान की समानता के कारण और मौसमी घटनाओं का ना घटना, इसी कारण से इसमें हवाई जहाज चलते हैं। फिर बात करते हैं हम मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक है? तो 50 से 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 50 से 80 किलोमीटर तक क्या है? मध्य मंडल हमें देखने को मिलता है। तो मध्य मंडल में क्या होता है? आप मुख्य रूप से देखेंगे उल्कास में जो पिंड होते हैं वो हमें मध्य मंडल में ही देखने को मिलते हैं। क्या? उल्कास पिंड कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य मंडल में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा मंडल की? आयन मंडल की। तो जो आयन मंडल है वो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर तक आपको जो है वो आयन मंडल देखने को मिलेगा। कौन सा? आयन मंडल। तो आप देखेंगे कि जो आयन मंडल है उसमें एक्स किरणें, एक्स और एक्स गामा किरणें, सूर्य से जो एक्स विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती हैं, तो जो एक्स गामा किरणें हैं ये जो है आयन मंडल में ही रह जाती हैं, मतलब ये हमारे धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। फिर इसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल मतलब यहाँ से 400 किलोमीटर से लेके आप देखेंगे कि 1000 किलोमीटर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 1000 किलोमीटर तक। फिर आप देखेंगे कि 1000 से जो जितना मतलब अनंत कह दें, या फिर मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। तो फिर वहां पे कौन सा मंडल है? आपको बाह्य मंडल देखने को मिलेगा। तो ये हमने आज के क्लास में वायुमंडल की संरचना के बारे में समझा कि वायुमंडल की जो संरचना है उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कौन कौन सी गैसें हैं। तो हमने आपको बताया नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो है ओजोन गैस। फिर उसके बाद हमने बताया जल वाष्प जो है वो भी वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलती है, और वो परिवर्तनशील होती है। तो उसका जो है वो 2 किलोमीटर तक ऊर्ध्वाधर, यदि नीचे से ऊपर देखा जाए तो 2 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। धूल के कण भी, नमक, धुआं, धूल के कण, और ये सभी जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो धरातल से लेके आप देखेंगे कि सबसे पहले है क्षोमंडल। क्षोमंडल में तापमान गिरता है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और भारी गैसें जो हैं वो क्षोमंडल में ही आपको देखने को मिलेंगी। मौसमी जो घटनाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं वो कहाँ घटित होती हैं?
वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे है समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है उसकी जो लंबाई है वो 18 से 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। 15 से 35 किलोमीटर तक जो है वो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम हमने आपको बताया कि ये परावैंगनी किरणों को रोकता है। और समताप मंडल जो है इसमें हवाई जहाज चलाए जाते हैं। क्यों चलाए जाते हैं उसका भी हमने आपको कारण बताया। एक तो तापमान समान होता है, दूसरे नंबर पे मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटित नहीं होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे मध्य मंडल, जो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है, और उल्कास्म पिंड जो है वो मध्य मंडल में ही पाए जाते हैं। फिर 80 से 400 किलोमीटर तक तो कौन सा मंडल देखा जाता है? आयन मंडल। आयन मंडल मतलब एक्स गामा किरणें जो है वो हमें आयन मंडल में देखने को मिलती हैं। फिर 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक आपको बहिर्मंडल देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।